अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीवाना इश्क है की एपिसोड 7 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 7 की तरफ चलें। साथ साथ आपको बताती चलूँ कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितनी भी एपिसोड आएगी एक दिन बाद 2 दिन बाद मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अब ये जितनी भी एपिसोड उन्होंने दी है ड्यूरेशन के हिसाब से आपको बोल रही हूँ, जितनी भी एपिसोड दी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे अब ये 15 मिनट की है या 12 मिनट की, जैसे भी है कबूल कीजिए। तो आइए फिर एपिसोड 7 की तरफ चलते हैं। क्या हुआ तुम्हें? रानो के साथ ऊपर आते सरदारनी ने उसे रोते देखकर पूछा। आंटी, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, जान को बुलाएं, प्लीज जान को बुलाएं। नूर ने गहरे गहरे सांस लेते बुलंद आवाज में रोते कहा। आ जाएगा जहान, तुम पानी पियो। रानो, पानी पिलाओ इसे। उसकी बिगड़ती हालत देखकर सरदारनी ने संजीदगी से कहते रानो को हुक्म दिया। तभी सुखा हाथ में सरदारनी का फोन उठाए अंदर आई। बड़ी बेगम साहिबा, अफजल आपसे बात करना चाहता है। फोन सरदारनी की तरफ बढ़ाते सुखा ने कहा तो सरदारनी ने फोन लेकर कान से लगाया। बोलो अफजल। क्या? जहान जहान ठीक है ना? दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया, सरदारनी का लहजा लड़खड़ाया था, जबकि जहान का नाम सुनते नूर के चेहरे पर रंग आकर गुजरा। दिल अनहोनी के एहसास से तेजी से धड़कने लगा। ठीक है, वहीं रहना, आ रही हूं मैं। दूसरी तरफ की बात सुनकर सरदारनी ने गहरी सांस लेकर अपने असाब पर कंट्रोल करते कहा और फोन बंद करते बाहर की जानिब लपकी। आंटी, जान का क्या हुआ? जान को वो क्या कह रहे थे? जान ठीक है ना? बताएं, वो ठीक है ना? नूर ने उनका रास्ता रोकते कांपते लहजे में पूछा। हटो मेरे रास्ते से, तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ है ये सब। अगर मेरे जहान को कुछ हुआ ना तो कसम खाती हूं मैं तुम पर तुम्हारी सांसें तंग कर दूंगी। सरदारनी ने उसको धक्का देकर रास्ते से हटाते गरजदार आवाज में दृष्टि से कहा और बाहर चली गई। जान, रानो, जान को कुछ हुआ है, मेरी जान को कुछ हुआ है, मुझे उनके पास जाना है। रानो, मुझे उनके पास जाना है। दीवानों की सी कैफियत में बुड़बुड़ाते वो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ बैठी। रानो ने तरहम भरी नजरों से उसे देखा था। मुझे जान के पास जाना है। जान के पास गिरते पड़ते वो तेजी से बाहर भागी। मुझे भी जाना है। सरदारनी और गुल को चादर ओढ़कर तेजी से बाहर जाते देख वो उनके रास्ते में आई। तुम जैसी पागल लड़की की वहां जरूरत नहीं है। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें स्टोर में बंद करके जाऊंगी। अब तो तुम्हें बचाने वाला भी यहाँ नहीं है। गुल ने नखवत और नफरत से उसे देखते कहा। मैंने कहा मुझे जाना है, वो मेरे जान है, मुझे उनके पास ले चले ना। नूर अब के गुस्से और इज़्मिलाल से बोली अंदाज में इल्तजा थी। बस बहुत हो गया, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। सुखा, अंदर ले जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। सरदारनी ने हाथ उठाकर दृष्टि से झड़कते सुखा को हुक्म दिया। सुखा ने हुक्म की तामील करते नूर का बाजू दबोचते खींचा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। नूर ने गुस्से से चीखते सुखा के हाथ पर दांत गाड़े तो वो बिलबिलाकर पीछे हटी। रिहाई मिलते ही वो भागते गाड़ी में बैठी। निकालो इस पागल को बाहर, सरदारनी ने धाड़ते गार्ड से कहा, जो उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, मगर नूर जैसे गाड़ी से चिपक गई थी। छोड़ दो मुझे, मैं जान से कहूंगी तो तुम लोगों ने मुझे मारा, तुम सब ने मुझे हर्ट किया, देखना जान तुम सबको मारेंगे। गुस्से और झंझलाहट से जारों की तार रोते वो हिचकियों के दरमियान बोलती गाड़ी के दरवाजे से चिपकी हुई थी। रुको, रहने दो। आखिर सरदारनी को हार माननी पड़ी। उसके लिए मजीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी वो, इसलिए एक नफरत भरी नज़र उस पर डाल दे गुल के साथ गाड़ी में बैठी।
اور گاڑی حویلی سے روانہ ہو گئی۔ پورے راستے نور روتی رہی، رو رو کر اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے، چہرے کی گلابی رنگت میں زردی گھل گئی تھی، آنکھیں اور چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ سسکیاں بھرتے وہ دل ہی دل میں جہان کی خیریت کی دعا کر رہی تھی۔ ایک وہی تو دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا، اس کا ہمدرد۔ اگر وہ اس سے چھن جاتا تو نور پھر سے انہی ہیبت ناک اندھیروں میں گم ہو جاتی جن اندھیروں سے وہ اسے نکال کر لایا تھا، اور اس بار وہ یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں ظہیر؟ تو پاکستان جا رہا ہے؟ حسن اس کے سر پر کھڑا کڑی نظروں سے گھورتے پوچھ رہا تھا۔ صحیح سنا تو نے، میرا پاکستان جانا ضروری ہو گیا ہے۔ ویسے بھی کب تک یہاں چھپ کر بیٹھوں گا؟ آخر ایک نہ ایک دن تو واپس جانا ہے نا۔ مگر یار وہاں تیری جان کو خطرہ ہے، اگر انکل کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گے وہ۔ حسن کو تشویش ہوئی تھی۔ میرے یوں چھپ کر بیٹھنے سے خطرہ ٹل نہیں جائے گا، ویسے بھی میرا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی موہت کی تھی، تو پھر میں کیوں چھپ کر بیٹھوں؟ ظہیر کا دماغ اسے کہیں پیچھے لے گیا۔ اس دن وہ ڈیرے سے واپس آ رہا تھا جب راستے میں اس کا سامنا موہت سے ہوا، جو اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، گاؤں کی ایک لڑکی کو روک کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس کے دوست بھی اس بے غیرتی میں پیش پیش تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ظہیر کا خون کھول اٹھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی گرج دار آواز سن کر موہت اور اس کے دوست اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ او ہو دیکھو تو کون آیا ہے، ظہیر خان، مگر یار غلط وقت پر آ گیا تو۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم تیری یہ غلطی معاف کرتے ہیں، اب اچھے بچوں کی طرح راستہ ناپ اور کٹ لے۔ موہت نے اس کو دیکھ کر پنزیہ ہنستے کمینگی سے کہا۔ چلا جاؤں گا میں، لیکن اس سے پہلے اس لڑکی کو جانے دو، ظہیر نے تحمل سے کام لیتے کہا۔ اپنے کام سے کام رکھو خان، میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موہت کو اس کا عمل دخل دینا شدید ناگوار گزرا تھا۔ اپنا کام ہی کر رہا ہوں، اس لڑکی کو جانے دو، ورنہ تمہارے اس گھٹیا پن کی اطلاع تمہارے بھائی کو دینے میں مجھے ہرگز لمحہ نہیں لگے گا، اور مجھے یقین ہے وہ تمہاری اس بے غیرتی کے بارے میں جان کر بالکل خوش نہیں ہوگا۔ جسٹ شٹ اپ، تم ہوتے کون ہو مجھے دھمکی دینے والے؟ موہت کو اس کا دھونس بھرا لہجہ آگ لگا گیا تھا۔ تم گھر جاؤ بیٹا، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، اور سنو کسی کو بھی اس واقعے کے بارے میں کچھ مت بتانا، ٹھیک ہے؟ لب بھینچے ظہیر نے اس ڈری سہمی لڑکی کو، جس کی عمر بمشکل 16-17 سال ہوگی، وہاں سے جانے کا کہا۔ تو وہ لڑکی خوفزدہ نظر موہت پر ڈالتے تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ ظہیر خان، یہ تم نے اچھا نہیں کر رہے، اور تم لوگ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پکڑو اس لڑکی کو۔ موہت نے ظہیر کو دیکھ کر دھاڑتے اپنے دوستوں سے کہا، جو شکار ہاتھ سے جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں جل بھن رہے تھے۔ کوئی بھی اس کے پیچھے گیا تو میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ظہیر اس سے بھی تیز آواز میں گرجا تھا۔ سالے، تجھے آگ کیوں لگ رہی ہے؟ تیری بہن لگتی ہے کیا؟ موہت نے انتہائی بدتمیزی سے کہا، اور یہیں ظہیر کی بس ہو گئی۔ پٹھان کون تھا، مزید برداشت نہیں کر سکا۔ غصے میں اس نے موہت کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ موہت گرتے گرتے بچا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی سماعتیں سن ہو گئی تھیں، منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا تھا۔ بے غیرت انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی بکواس کرنے کی؟ خون آشام نظروں سے اسے دیکھتے ظہیر گرجا۔ اس کا غصہ دیکھ کر موہت کے دوست بھی ڈر گئے تھے۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، موہت عالم کو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ موہت نے سر جھٹک کر خون تھوکتے غصے سے کہا، اور اپنی
जेब से रिवॉल्वर निकालकर ज़हीर पर तान ली। ज़हीर बगैर डरे उसकी रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट्टा देखते ही देखते दोनों लोटपोट हो गए। ज़हीर उसके हाथ से रिवॉल्वर खींचना चाहता था। इसी खींचातानी में एक फायर ज़हीर के कांधे को छूकर गुजरा था। ज़हीर ने पूरा जोर लगाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ा और उसी वक्त मोहित की उंगली का जोर ट्रिगर पर पड़ा और दूसरा फायर निकल गया, जो सीधा मोहित की गर्दन के आर पार हो गया था। लम्हों का खेल था, रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया। फटी आंखों से गर्दन पर हाथ रखे वो गिरता चला गया। ओ शिट! मोहित, मोहित, आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम लोग मेरी मदद करो, ज़हीर ने उसको संभालते उसके दोस्तों से कहा, जो फटी आंखों से मोहित का बेजान होता वजूद देख रहे थे। ज़हीर उसे नुकसान हरगिज नहीं पहुंचाना चाहता था। मोहित के दोस्त उसे फायर लगते देखकर वहां से फरार हो चुके थे। ज़हीर ने खुद ही उसे उठाकर जीप में डाला और क्लिनिक ले गया कि शायद वहां कुछ ट्रीटमेंट मिल सके, जिससे अस्पताल पहुंचने तक उसकी सांसें बचाई जा सकें। मगर मोहित रास्ते में ही दम तोड़ गया। कहाँ है जहान? वो ठीक तो है ना? अस्पताल पहुंचते उन्हें अफजल अस्पताल के बाहर ही मिल गया था। सरदार अंदर हैं, आप लोग मेरे साथ आए। अफजल उन्हें अपने साथ लेकर अंदर चला गया। अफजल, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ मेरा बेटा ठीक है ना? सरदारनी ने कांपती आवाज में पूछा। इंशाल्लाह सरदार को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके गोली तो निकाल ली है, मगर अभी उन्हें होश नहीं आया। अफजल ने उन्हें तसल्ली दी। मगर ये सब हुआ कैसे? कौन थे वो लोग? पता नहीं कौन थे। मैंने कहा भी था सरदार से कि अकेले मत जाए, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। खैर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा, अफजल ने गहरी संजीदगी से कहा। जहान को अभी आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक रूम में शिफ्ट नहीं करेंगे। ग्लास वॉल के उस पार उसे मशीनों में जकड़ा देखकर नूर तड़प उठी। जान उखड़ी सांसों के दरमियान उसके कब से फड़फड़ाए लब फड़फड़ाए थे। वो तेजी से अंदर दाखिल हुई थी। नूर, अम्मा रोकें इसे। गुल उसको अंदर जाता देखकर तिलमिला उठी। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि अफजल या कोई उसे रोक नहीं सका था। बेड की तरफ जाते उसके कदम मन मन भर के हो गए थे। पूरा वजूद जैसे जल्जलों की जद में था। इस दुश्मन जान को तकलीफ में देखना दिल चीर देने के मुतरादिफ था। अगर कोई उससे पूछता बेबसी की इंतहा क्या है, तो वो कहती जान से प्यारे शख्स को तकलीफ में मुब्तला देखकर कुछ ना कर पाना, बेचैनी से तड़पते फड़फड़ाते रहना बेबसी की इंतहा ही तो है। जान उठ जाए, मुझे ऐसे मत सताएं प्लीज़, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, उठे ना। उसके ऊपर झुककर वो अपनी बुलंद होती आहों और कराहों को रोक नहीं पाई। दिल दर्द से फटने लगा था। लरजते दीवाना वार उसके चेहरे को छूते वो तड़प तड़प कर रोई थी। उसकी पलकों की बाढ़ से आंसू टूटकर जहान का चेहरा भगो रहे थे। अचानक से मॉनिटर स्क्रीन पर जहान की हार्ट बीट तेज हो गई थी। वो तेज तेज सांसें लेने लगा। जान, ये क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर, डॉक्टर, दहशत ज़दा सी वो जहान को टटोलते चिल्लाई। उसकी चीखों पुकार सुनकर डॉक्टर तेजी से अंदर आए थे। डॉक्टर, देखें इन्हें क्या हो रहा है। जान, आप प्लीज़ बाहर जाएं, डॉक्टर ने जहान को चेक करते उसे बाहर जाने का कहा। नहीं, मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नफी ने सर हिलाते वो जहान का हाथ पकड़ गई। सिस्टर, इन्हें बाहर भेजें प्लीज़। नूर की जिद पर डॉक्टर ने सख्ती से हुक्म दिया तो नर्स नूर को पकड़कर ज़बरदस्ती बाहर ले गई।
उसकी बिगड़ती हालत देखकर सबकी जान सूली पर लटकी हुई थी। नूर के अजीब बिहेवियर पर गुल ठटकी जरूर थी, मगर परेशानी की वजह से वो ज्यादा इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसके खतरे से बाहर होने की इत्तला के साथ साथ उसे रूम में शिफ्ट करने का कहा तो उन सब की जान में जान आई। आज उसे तीसरा दिन था अस्पताल में। गुल जहान के होश में आने के बाद वापस हवेली जा चुकी थी। सरदारनी ने नूर को वापस भेजने की बहुत कोशिश की, मगर वो जहान के सरहाने से चिपक कर बैठ गई थी। सरदारनी की डांट डिपट करने पर, यहाँ तक के जहान के कहने पर भी वो टस से मस न हुई। एक ही जिद पर अड़ गई थी कि जहान को अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। आखिर थक हार कर सरदारनी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। नूरे जान, अम्मा की बात मान लो, हवेली चली जाओ, थक जाओगी यहाँ, जहान ने नरम नजरों से उसे देखते कहा, जो बड़ी ही मोहब्बत और दिलजमी से उसको सूप पिला रही थी। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्लीज, झुकी नजरों से कहते उसके लहजे में इल्तिजा सी थी। जिद मत करो नूर, वैसे भी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जहान ने उसकी आंखों के सूजे पपोटे देखकर बेचैनी से कहा, जान, मुझे आपके पास रहना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों आपसे दूर जाती हूँ तो मेरा दिल आपको बहुत याद करता है। मासूमियत से अपनी दिली कैफियत बयान करते उलझी उलझी सी वो जहान को दिल के करीब महसूस हुई और बहुत प्यारी लगी। पहले मुझे टेडी के बगैर नींद नहीं आती थी, अब आपके बगैर नहीं आती। आप मुझे खुद से दूर मत करें प्लीज। कहने के साथ ही वो सूप का बाउल साइड पर रखते उसके करीब हुई। उसका शिकायती अंदाज जहान के उनाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। इधर आ जाओ। जहान ने निसार होती नजरों से उसे देखते बाजू वाह किए तो नूर उसके सीने में समा गई। सो जाओ, अब तुम्हारा बदमाश दिल तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। अस्पताल की परवाह किए बगैर उसको अपने हिसार में कैद करते लेट गया। जहान ने उंगलियां उसके बालों में फेरी तो नूर मुस्कुराते सुकून महसूस करते आंखें बंद कर गई। 2 दिन से जागने की वजह से फौरन ही उसे नींद ने आ लिया। जल्द ही मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा, उसके बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा दिल अपनी मासूम बिल्ली को कितनी शिद्दत से याद करता है। दिल ही दिल में कहते उसकी पेशानी पर बोसा देते मुस्कुरा दिया।